आज हम डिस्कस करेंगे बोहर एटम मॉडल। हाइड्रोजन एटम के केस में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बोहर की क्या पोस्टुलेट्स थी। तो सबसे पहले नील बोहर जो था उसने कंक्लूजन निकाला कि क्लासिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है वो एटॉमिक स्केल के ऊपर जो हम अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि क्लासिकल थ्योरी को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी थी उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते किस लेवल पर, एटॉमिक स्केल पर हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो बोहर ने क्या किया, बोहर कंबाइंड क्लासिकल आइडिया एंड क्वांटम कंसेप्ट। उसने जो क्लासिकल आइडिया था और क्वांटम जो कंसेप्ट था, जो प्लैंक्स जो साइंटिस्ट थे उसने जो कंसेप्ट दिया था क्वांटम का, दोनों को उसने मिक्स कर दिया और मिक्स करके जो है अपना एक एटम का मॉडल दिया, जिस मॉडल को नाम दिया जाता है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसकी कुछ खास बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बोहर के अकॉर्डिंग क्या, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, मीनिंग एटम के अंदर एक सेंट्रल कोर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इन विच इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम आर कंसनट्रेटेड, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा जो मास है एटम का वो कंसनट्रेटेड होता है। ए सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो है कुछ इलेक्ट्रॉन, सुटेबल नंबर में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, मीनिंग क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी वजह से क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में लगता है। तो अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें फर्स्ट पोस्टुलेट में, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, r जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला हमें पता है mv² डिवाइड बाई r। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाले, मैं सपोज करता हूँ Q1 जो है दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस e, और Q2 जो है दैट इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Z इंटू ई। तो यहाँ पर जो ये अगर दोनों की हम प्रोडक्ट करें, ये प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मीनिंग फोर्स जो लगा हुआ वो किस तरह का फोर्स लगा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से हम निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। तो Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करने के बाद देखो ये हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी होती है तो ZE² डिवाइड बाई r²। और फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग बोहर की दो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। और दिस पोस्टुलेट सजेस्ट दैट एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी वैल्यूज, मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक स्टेबल एनर्जी के ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। वो ना तो अपने आप एनर्जी रिलीज करेगा ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट कैसा है, स्टेशनरी ऑर्बिट है। सेकंड पोस्टुलेट बोहर की, इसके बाद हमारे पास है स्टेबल ऑर्बिट्स। तो अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन ए सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, मीनिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं, कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, जिनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। अब स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, फिक्स होती है। और इन स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम जो आएगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2 पाई का। h/2 पाई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है एंगुलर, हमें इंफॉर्मेशन देती है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा होता है mv/r, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। और अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल n कोई इंटीजर है h/2 पाई, n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो द इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन सच ऑर्बिट शैल नॉट लूज एनर्जी, तो वो
ना तो एनर्जी का लॉस करेंगे और ना ही एनर्जी को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो यानी कि एनर्जी यहाँ पर क्या है, फिक्स है। जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट उनके स्टेबल ऑर्बिट होते हैं। और थर्ड पोस्टुलेट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो है, क्योंकि इसी के बेस पर हम जो है लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और बोहर एबल हुआ था इसको एक्सप्लेन करने में। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी occurs only when an electron jumps from one of its specified non-radiating orbit to another orbit। यानी कि एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन सिर्फ तब होगा जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से दूसरे नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट के अंदर। यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा, और जब लोअर लेवल से हमें अगर इलेक्ट्रॉन को अपर लेवल में शिफ्ट करना है तो एनर्जी उसको हमें देनी पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स। तो ये जो एमिशन होगा एनर्जी का, ये जो एमिशन आएगा ये जो है दोनों लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल आएगा। मान लो E1 जो है अगर इनर ऑर्बिट की एनर्जी है, E2 जो है वो आउटर ऑर्बिट की एनर्जी है, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा E2 लेवल से E1 लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये जो h इंटू न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी जो आएगी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हम h इंटू न्यू राइट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1। तो ये इसकी थर्ड पोस्टुलेट थी। तो 3 पोस्टुलेट हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके इक्वल लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल, यानी कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। सेकंड पोस्टुलेट, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल h/2π। और थर्ड पोस्टुलेट जो है इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन करेगा एनर्जी का, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो ये 3 मेन पोस्टुलेट जो है बोहर ने अपने एटम मॉडल के अंदर दी है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे आते हैं, जैसे हमें रेडियस निकालना आ जाता है, बोहर जो स्टेशनरी ऑर्बिट था उसका रेडियस कितना आएगा। तो रेडियस निकालने के लिए हम बेसिकली यूज करेंगे क्वांटाइजेशन का, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमें पता है mvr जो होता है एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट, दिस इज इक्वल टू nh/2π। तो यहाँ से v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। v जो आएगा दिस इज इक्वल टू nh, mv जो है वो डिवाइड, mr जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, ये देखो डिवाइड में ले आए। और फर्स्ट पोस्टुलेट हमने जो की थी, फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग mv स्क्वायर डिवाइड बाई r, जो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ से वैल्यू निकाल करके जो है इस सेकंड वाली पोस्टुलेट के अंदर पुट कर देंगे। इसमें यानी कि फर्स्ट पोस्टुलेट में हम पुट कर देंगे v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाई r, यहाँ पर था v की जगह आ जाएगा nh डिवाइड बाई 2π m इंटू r, यहाँ से पुट किया हमने इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे अंदर वाली टर्म्स का, n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा, m की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ से r की पावर 2 आएगा और एक r की पावर ये है तो r की पावर 3। देन दिस इज इक्वल टू z e स्क्वायर डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r बचेगा और इसको हम इधर ले आते हैं। देन r इज इक्वल टू r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया r को हमने, तो r हमारा आया n स्क्वायर बचेगा, h स्क्वायर बचेगा, एक m नीचे से कैंसिल हो गया तो एक m नीचे बचेगा, तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4π का स्क्वायर m, और ये 4π एप्सिलॉन नॉट 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह k पुट कर दिया है तो k आ जाएगा डिवाइड में, और इसके साथ जो है z इंटू ई स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास आ गई है। अब इसमें से अगर n स्क्वायर को अलग लिख देते हैं और z को भी अलग लिख देते हैं, n स्क्वायर बाई z, और ब्रैकेट में बचा है h स्क्वायर 4π स्क्वायर, 4π स्क्वायर, m बचा हुआ है, k बचा है और e का स्क्वायर बचा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन एटम का केस कंसीडर करें तो हाइड्रोजन एटम के केस में z की वैल्यू 1 होती है तो 1 पुट कर देते हैं, तो ये रिलेशन जो बचेगा हमारा, तो ये जो बाकी की टर्म बचेगी n स्क्वायर डिवाइड h स्क्वायर डिवाइड बाई 4π का स्क्वायर m k e की पावर 2, ये जो है इसको हम नाम देंगे r0।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा R0। तो इसको हम राइट करेंगे अब R जो आएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है सारी की सारी, n को और z को छोड़ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² डिवाइड बाई z। तो रेडियाई जो आएगा स्टेशनरी ऑर्बिट का वो हमारा इस रेशियो में आएगा। अगर हाइड्रोजन एटम के केस में हम लेते हैं z की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² आ जाएगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, 3 पुट करेंगे 3 का, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, इनका अगर हम रेशियो फाइंड आउट करें तो ये रेशियो हमारा इस तरह से आएगा, यानी कि 1:4:9:16। तो इस रेशियो में हमारा हाइड्रोजन एटम के केस में क्या आएगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स आएगा। अब देखो h की वैल्यू हमारी होती है 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, यहाँ पर पुट कर देंगे। m की वैल्यू जो है 9.1 × 10⁻31 kg, ये पुट कर देंगे हम। k जो है 9 × 10⁹ होता है, e जो है 1.6 × 10⁻19। ये सारी वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में पुट कर दी जाए तो r की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाता है एक तरह से। अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर दें, z 1 पुट कर दें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। और nth का निकालना है तो n आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी एलिमेंट के एटम का जो है रेडियस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, nth रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो रेडियस जो है, अगर z के साथ हाइड्रोजन एटम के केस में ले, हाइड्रोजन एटम के केस में r जो है n² के क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। यानी कि जैसे जैसे हम आउटसाइड द न्यूक्लियस, मीनिंग क्या है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मूव करेंगे आउटर ऑर्बिट की तरफ, तो रेडियस क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और उनका जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग जो है डिफरेंट आएगी, ठीक है, स्पेसिंग जो है वो क्या आएगी, डिफरेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वेलोसिटी, हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की बोहर के ऑर्बिट के अंदर। तो सेम फार्मूला हम यहाँ भी यूज करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, और mvr जो है दैट इज इक्वल टू nh/2π। तो फर्स्ट वाले केस से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से r निकाल लेते हैं, r आएगा kZe² डिवाइड बाई mv²। और इधर से भी हमने क्या निकाल लिया, r निकाल लिया nh/2π इंटू mv। a और b इक्वेशन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, इधर से Ze² डिवाइड बाई mv², दिस इज इक्वल टू nh/2π m इंटू v। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू देखो सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगी 2π kZe² डिवाइड बाई nh। तो यहाँ से जो है z की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें, हम z को 1 पुट कर दें इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो Vn जो आएगा दिस इज इक्वल टू 2π ke² डिवाइड बाई nh। तो ये n को छोड़ के बाकी जो टर्म्स है वो सारी की सारी कांस्टेंट टर्म है। तो इस कांस्टेंट टर्म को हमने राइट किया यहाँ पर V0 या V1 राइट किया है। तो V1 की जो वैल्यू है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो वैल्यू आएगी हमारी, अगर n को मैं 1 पुट कर दूं तो V1 जो आएगा दिस इज़ 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, जो कि लाइट की वेलोसिटी जो वैक्यूम में होती है उसका नियर अबाउट 1/37 टाइम होता है। तो फर्दर अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें n का और Vn का क्या रिलेशन है, देन Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। यानी कि जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो क्या करनी शुरू कर देगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। यानी कि इनर जो हमारी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करता है एज कम्पेयर टू द आउटर ऑर्बिट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर बोहर के स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने तो पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई स्पीड 2πr डिवाइड बाई v। और जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो 1/t लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर ये जो v आएगा, न्यू जो आएगा फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऊपर चला जाएगा 2πr डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने ऊपर वाले रिलेशन में ये फाइंड आउट किया है। ये जो वैल्यू हमारी v की थी, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे v की वैल्यू। तो v की वैल्यू हमने पुट कर दिया 2π kZe²,
डिवाइड बाई NH और 2 पाई r डिवाइड में है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाता है और बाकी टर्म को हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे kz² डिवाइड बाई n बचा है, h बचा हुआ है, r बचा हुआ है। तो मीनिंग यहाँ पर हमारा जो रिलेशन आता है एक तरह से v का जो रिलेशन आया है, तो ये हमारा v जो आता है फ्रीक्वेंसी का जो न्यू का जो रिलेशन आया है, तो kZEHR, ठीक है, ये हमारे पास एक तरह से क्या है कांस्टेंट टर्म्स हो गए। तो फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली हो गई n के, यानी कि जैसे जैसे आउटर ऑर्बिट की तरफ मूव करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो हाइड्रोजन एटम के केस में जो हमारी r की वैल्यू थी वो कितनी थी 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग थी। तो न्यू की जो वैल्यू आएगी हमारी, ये k की वैल्यू हमने पुट कर दी है, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे हमने ये e की वैल्यू पुट कर दिया, z की वैल्यू हमारी 1 हो गई है, ये हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है और ये हमारी r0 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आती है दिस इज इक्वल टू 6.57 इंटू 10 की पावर 15 रोटेशन, 10 की पावर 15 रोटेशन पर सेकेंड आती है। डी पार्ट पर आते हैं इसके। अब हमें टोटल एनर्जी जो है बोहर की स्टेशनरी ऑर्बिट की फाइंड आउट करनी है। अब टोटल एनर्जी निकालनी है, पहले हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर इनका सम करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, mv² डिवाइड बाई r जो आएगा kZe² डिवाइड बाई r²। तो यहाँ से r से एक r कैंसिल हो जाएगा, mv की वैल्यू आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 mv² होता है। तो यहाँ mv² की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे तो हमारा रिलेशन बन जाएगा 1/2 kZe² डिवाइड बाई r। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर k की भी वैल्यू पुट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारी आ जाएगी z, ये हमारा z गिवन है एटॉमिक नंबर e² डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और हाइड्रोजन के केस में निकालने तो z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ऐसे ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल किसका, न्यूक्लियस का पोटेंशियल kZe डिवाइड बाई r पोटेंशियल है, e जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो ये kZe² डिवाइड बाई r या k की वैल्यू अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करें हम तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी Ze² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और टोटल एनर्जी हमारी जो है हमें पता काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी Ze² डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r और माइनस जो है ये हमारी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ से हमारी बचेगी -Ze² डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यानी कि नेट जो पोटेंशियल एनर्जी की टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन का मीनिंग है जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है। और अगर हम r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें जो कि हमने स्टार्टिंग में निकाली थी rn nth ऑर्बिट के लिए n² h² डिवाइड बाई 4 पाई² m kZe², ये वैल्यू यहाँ r की पुट कर दे तो एनर्जी का रिलेशन हमारा बनेगा -2 पाई² m k², ठीक है, e की पावर 4 हो जाएगा और h² और z² डिवाइड बाई n²। मीनिंग ये जो टर्म ब्रैकेट में मैंने राइट किया तो एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जो एक ब्रैकेट में लिखी है। तो z² बाई n², तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू -13.6 z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और z की वैल्यू अगर 1 पुट कर दे तो E की वैल्यू जो आएगी ये nth ऑर्बिट के अंदर आएगी, तो मैं इसको En राइट कर देता हूँ -13.6 डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है हमारी। तो इस तरह से हम जो है टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम के केस में जो है nth ऑर्बिट के अंदर निकाल सकते हैं। तो एनर्जी लेवल्स भी हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, डायग्राम अगर हम रिप्रेजेंट करें, मीनिंग डायग्राम की हेल्प से टोटल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे डायग्राम को बोलते हैं हम एनर्जी लेवल
डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम या किसी भी एटम का। तो En जो है हाइड्रोजन एटम के केस में हमारे पास था -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n की डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की निकालने तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। सेकंड के लिए हम डिवाइड में 2 कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करके -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। E3 में ऐसे ही हमारे पास -1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फोर्थ लेवल में ये हमारे पास माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी एनर्जी की जो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने का मीनिंग क्या, हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट की तरफ मूव करेंगे एनर्जी जो है वो क्या होने शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इनसे अगर हम एक डायग्राम के थ्रू इनको E1, E2 और E3 को रिप्रेजेंट करें तो उस डायग्राम को हम बोलेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। नेक्स्ट हम यहीं पर जो है बोहर जो है एबल हुआ था ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को, स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन करने में। तो बोहर की जो सेकंड लास्ट पोस्टुलेट जो थी, थर्ड पोस्टुलेट कि एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एनर्जी के इक्वल एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिट करेगा जब वो आउटर एनर्जी लेवल से इनर एनर्जी लेवल में जाएगा, यानी कि ट्रांजिशन जब उसका होगा। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी जो आएगी h इंटू न्यू, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी जो उसने एमिट की है। तो यहाँ पर हम E2 और E1 की वैल्यू अगर पुट करते हैं, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करता हूँ क्योंकि En का फॉर्मूला हमारे पास ये था, हमने ड्राइव किया है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं 1 पुट कर दूँ n की जगह तो फर्स्ट लेवल की एनर्जी आ जाएगी, 2 पुट कर दूँगा तो सेकंड लेवल की एनर्जी हमारे पास यहाँ आ जाती है। तो ये हमने पुट कर दिया, दोनों को नेगेटिव नेगेटिव जब माइनस करेंगे देखो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो न्यू को हम लिख सकते हैं C/λ, ये आ जाएगा hc डिवाइड बाई लैम्डा। तो ये जो टर्म है ये सारी कांस्टेंट आ सकती है, इसमें से सिर्फ किसको छोड़ के, नीचे से n को छोड़ के। तो यहाँ पर n1 जो है ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये जो टर्म है यहाँ पर, अब c को हम इधर ले आते हैं, h को भी इधर ले आते हैं, तो इधर हो जाएगा डिवाइड में c और h की पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये जो टर्म बाहर लिखी हुई है 2π² m k² z² e⁴ c h की पावर 3, ये सारी की सारी टर्म्स जो है हमारे पास ये हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, r से रिप्रेजेंट करेंगे। रेबर कांस्टेंट जो होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। तो r से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो ये 1/λ का जो फॉर्मूला आएगा इसमें से z को छोड़ के, सिर्फ z नहीं लिखा हमने देखो यहाँ, तो r z² इंटू में 1/n² माइनस n1² माइनस 1/n2²। तो ये 1/r अगर न्यूमेरिकली हम इनको सोल्व करना तो नियर अबाउट इक्वल आता है, आसपास आता है ये वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम के। तो 1/λ को हम बोलते हैं वेव नंबर, जो कि हम +1 में कर चुके हैं। तो ये जो वेव नंबर आएगा दिस इज इक्वल टू r z² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो हाइड्रोजन एटम के केस में z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे r आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को जो है हम, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर है इस फॉर्मूले को बोलते हैं रेबर्ग फॉर्मूला ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर एक्सप्लेन करना है तो उनकी वेवलेंथ या वेव नंबर को हमें एक्सप्लेन करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से बोहर जो है वो एबल हुआ था क्या एक्सप्लेन करने में, स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन करने में जो है एबल हुआ था वो। तो इसको हम जनरल फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। बोहर ने जो है ये 5 सीरीज हमें बेसिकली जो है 5 सीरीज के बारे में बताया है। सबसे पहले नाइमैन सीरीज, यहाँ पर मैंने ये जनरल फार्मूला लिख दिया 1/λ के लिए, दिस इज इक्वल टू r 1/nf² माइनस 1/ni²। nf क्या, फाइनल लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और ni जिस लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जिसमें वो इनिशियली प्रेजेंट था। तो बोहर ने ये 5 सीरीज हमें ये दी है। तो सबसे पहले लेमैन सीरीज जो है, लेमैन सीरीज जो होती है इसमें अगर हम NF की वैल्यू 1 पुट कर दें और Ni जो है वो 2, 3, 4, 5 मीनिंग कोई कुछ भी हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ वो n इज इक्वल टू 1 लेवल पर हुआ है। कहाँ से, n इज इक्वल टू 2 से, n इज इक्वल टू 3 से या 4 से। यहाँ से ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 लेवल में जंप करेगा किसी भी अनदर लेवल से, तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज जो एनर्जी वो रिलीज करेगा
तो वो हम इस एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, इसमें पुट करके वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। और ये वेवलेंथ जो है किस रीजन में फॉल करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है। तो ये तो था लाइमैन सीरीज़ की बात। अब आती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो है, अगर हम NF को यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा है अब वो किस लेवल में आ रहा है, सेकंड लेवल में जंप करता है। किस में जंप करता है, n=2 लेवल में, हायर लेवल से, यानी कि Ni की वैल्यू 2 से ज़्यादा कोई भी हो सकती है, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। तब जो रेडिएशन एमिट होगी उसकी जो वेवलेंथ आती है वो किस रीजन में फॉल करती है, विजिबल रीजन के अंदर, यानी कि विजिबल रेडिएशन हमें मिलती है। और थर्ड वन जो है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में क्या है, NF जो है वो हमारा क्या है, थर्ड लेवल, यानी कि अब n= क्या है यहाँ पर 3, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस लेवल में आ रहे हैं, 3 लेवल में आ रहे हैं। कहाँ से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, इनफाइनाइट लेवल से। तो ये भी हमारा इंफ्रारेड रीजन आता है यहाँ पर भी। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा, अब ट्रांजिशन कौन से लेवल में होगा, n=4 लेवल में होगा, यानी कि 4th लेवल में इलेक्ट्रॉन आएगा, 5th लेवल से, 6th लेवल से, 7th लेवल से, 8th से, इनफाइनाइट लेवल से। तो ये भी हमारा इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है रेडिएशन। और लास्ट वन जो है वो हमारी है पी फंड सीरीज। तो पी फंड में जो ट्रांजिशन होगा वो फाइनली इलेक्ट्रॉन किस लेवल में आएगा, 5th लेवल में आएगा। किस लेवल से, 6 लेवल से, 7 से, 8 से। तो किसी भी लेवल से जो है, यानी कि 5 से आगे जो लेवल गिवन है उनमें से किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है 5th लेवल में। तब हमारी जो रेडिएशन एमिट होगी वो भी किस तरह की होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होती है। तो मेन जो है हमारा बाल्मर सीरीज यहाँ पर, क्योंकि विजिबल रीजन में रेडिएशन जो है वो विबग्योर जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग जो है रेडिएशन हमारी जो है एमिट होती है। तो बाल्मर विजिबल रीजन है, इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप डिफरेंट लेवल्स जो हमारे गिवन है, ये लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज, इस फॉर्मूले का यूज करके एक तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालोगे और हर एक लेवल के लिए, और दूसरा आप निकालोगे यहाँ से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी एमिट हुई है। देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो हमें जो है एनर्जी का गैप कम लेना पड़ेगा, यानी कि इसमें हमें ट्रांजिशन कराना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए 2 से 1 में लाइमैन सीरीज में। और अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने हैं तो एनर्जी का गैप ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मीनिंग हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो NF=1 लेवल में होगा, कहाँ से, इन्फिनिटी से, यानी कि Ni की वैल्यू हम इन्फिनिटी लेंगे। तो हर एक केस में हमें ऐसे ही करना है। बाल्मर में NF तो हमारा 2 रहेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारा Ni की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, जबकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए Ni की वैल्यू हम कितनी लेके चलेंगे, 3 लेके चलेंगे। तो हर एक लेवल में हमें इसी तरह से क्या फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये था हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम और कैसे उसने स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन किया है।